हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं जो करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या क्या है जिस पर चर्चा होने वाली है। तो भारतीय मूल के किस व्यक्ति को वर्ल्ड बैंक का नया चीफ मनोनीत किया गया है? फख्र की बात है इंडिया के लिए। जाति आधारित भेदभाव पर बैन लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें लॉ कमीशन का जो कार्यकाल है उसे कब तक के लिए बढ़ा दिया है? भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बन गए हैं, यानी डीजीसीआई। बॉर्डर मुद्दे पर चीन में कौन सी 26वीं मीटिंग हुई जिसमें भारतीय राजनयिक शामिल हुए हैं? यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन सोशल डेवलपमेंट उसके 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, एक ही अपील है आपसे, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक इस चैनल को जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल पाएगा। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा अजय बंगा। ओके, और न्यूज़ आप देख रहे हैं यहाँ पर द हिंदू में। पूरा नाम क्या है अजय बंगा का? पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने उन्हें वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर नामित किया है, नॉमिनेट किया है। अजय बंगा मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ हैं और वर्ल्ड बैंक के जो वर्तमान अभी प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, तो उन्होंने पद छोड़ने की घोषणा की हुई है। मई में वो छोड़ देंगे पद। इस पर एक सवाल हो सकता है कि आखिर जो बाइडन ने क्यों नॉमिनेट किया है? वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उसे क्या अमेरिका ही नॉमिनेट करता है, वही नियुक्त करता है क्या? इसको समझने के लिए ये जानना होगा कि वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है उसका चुनाव कैसे होता है। देखिए, अमेरिका जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक है और वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष परंपरागत रूप से आमतौर पर एक अमेरिकी होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का चीफ, तो वो यूरोपीय होता है। ओके, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट उसका जो चुनाव है वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो नामित करते हैं, वही चुनते हैं, वही कहते हैं कि इनको बनाया जाए। हालांकि अध्यक्ष बनने के लिए जो व्यक्ति का नॉमिनेशन हुआ है उसे वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोर्ड की मंजूरी लेना आवश्यक होता है। लेकिन जब एक बार अमेरिका ने कह दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट ने कह दिया, तो फिर वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट इनको बनना ही है। कार्यकाल कितने वक्त का होता है? 5 साल का होता है। ठीक है, तो अजय बंगा के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। इनकी उम्र 63 ईयर है। भारतीय अमेरिकी हैं, यानी भारत में जन्म हुआ, बाद में अमेरिका गए, वहाँ की नागरिकता ली उन्होंने। जन्म कब हुआ था? इंडिया में पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में 10 नवंबर 1959 को। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल हरभजन सिंह बंगा। इंडियन आर्मी में वो ऑफिसर थे। अजय बंगा ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। बाद में आईआईएम अहमदाबाद गए, वहाँ से एमबीए किया। फिर नेस्ले कंपनी में करियर की शुरुआत की थी। बाद में वो पेप्सिको में भी उन्होंने काम किया और अप्रैल 2010 में मास्टर कार्ड, जो कार्ड आपके पास होगा, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, ये कार्ड है, ये मास्टर कार्ड है मेरे पास। ओके, एटीएम कार्ड। तो ये ग्लोबल कंपनी है, तो उसके सीओओ बनाए गए थे। कब? अप्रैल 2010 में। और कुछ ही महीने बाद जुलाई 2010 में मास्टर कार्ड के सीईओ बना दिए गए और वर्तमान में वो इक्विटी फर्म है जनरल अटलांटिक, वहाँ के उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, और उनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है भारत में? तो पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है वर्ष 2016 में। ठीक है, आप देख रहे हैं उस वक्त के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उन्होंने दिया था ये अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, किसे? अजय बंगा को। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट किसे नॉमिनेट किया गया है? अजय बंगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने नॉमिनेट करते हुए क्या कहा? उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन सहित हमारे समय में सबसे जो चुनौतीपूर्ण जो चीज़ें हैं, सार्वजनिक निजी संसाधन जुटाना, तो उन सब का अनुभव इनके पास है, अजय बंगा के पास है।
और इनकी नियुक्ति डेवलपमेंट लोन के सुधार और पर्यावरण के मुद्दे जैसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके समस्याओं को ढंग से हल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक उसका काम भी जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? तो देखिए, दुनिया के देशों को डेवलपमेंट के लिए लोन देना। ठीक है, दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हैं यूनाइटेड नेशंस से जुड़ा हुआ, एक वर्ल्ड बैंक है, दूसरा है IMF। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? डेवलपमेंट के लिए लोन देना, जबकि IMF का काम है जो ऐसे देश जो डूब रहे हैं और जिनको अपना खर्च चलाने के लिए पैसे चाहिए, बर्बाद होती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए लोन देता है IMF। लेकिन जो अर्थव्यवस्था डेवलपिंग है, जिसकी ठीक है अर्थव्यवस्था, उसको फंड देता है डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में। स्थापना हुई थी 1944 में। तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब आगे बढ़ते हैं और ये भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन होगा, जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन सा बन गया है? औद्योगिक शहर है ये। आंसर होगा इसका सिएटल। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में, सिएटल बिकम फर्स्ट US सिटी टू बैन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके, सिएटल कहाँ पर है एक बार मैप में देख लेते हैं, फिर आगे इसके बारे में बताते हैं आपको। तो ये रहा प्यारा भारत। अब अमेरिका चलते हैं, वहाँ देखते हैं कहाँ पर है ये सिएटल। तो मैप में सबसे पहले हम चलेंगे अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पूरा विशालकाय अमेरिका है और वाशिंगटन शहर में है सिएटल। देखिए, वाशिंगटन DC जो है ना, इस तरफ है राजधानी अमेरिका की, लेकिन वाशिंगटन एक पूरा स्टेट है, वो दूसरी छोर पर है। ठीक है, और उसी में ये शहर है सिएटल जो नज़दीक से आप देख रहे हैं। और ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन सब का मुख्यालय है यहाँ पर, प्रमुख बंदरगाह भी है ये। अमेजन, स्टारबक्स जैसी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, सिएटल सिटी। तो यहीं पर सिएटल सिटी के उसकी जो काउंसिल है वहाँ 22 फरवरी 2023 को उस शहर में भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल किया गया है, कास्ट को भी। और ये कानून मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सहित सभी धर्मों पर लागू होगा। अब सवाल है कि ये किसके प्रस्ताव पर ये कानून वहाँ पर बना? तो भारतीय मूल की अमेरिकी पॉलिटिशियन है क्षमा सावंत। तो उन्होंने सिएटल सिटी काउंसिल में प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिकी जो कार्यस्थल है, वर्किंग प्लेस है, तकनीकी क्षेत्र है, उसके सहित देश भर में, वहाँ अमेरिका की बात कर रही हैं वो, वहाँ पर जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और इन्होंने पेश किया और उसके बाद सिएटल अमेरिका का पहला शहर बन गया जहाँ जातिगत भेदभाव करना गैर कानूनी हो गया है। और उन्होंने कहा, क्षमा सावंत ने, कि हमें यह समझने की ज़रूरत है कि भले ही अमेरिका में दलितों के खिलाफ भेदभाव उस तरीके से नहीं दिखता है जैसा कि दक्षिण एशिया जैसे भारत वगैरह में वहाँ पर दिखता है, लेकिन भेदभाव एक सच्चाई है। अमेरिका में भी जातिगत भेदभाव होते हैं। आगे बढ़ते उससे पहले बता दूं कि क्षमा सावंत ये कौन है, उनका भारत से कैसे नाता है, कैसे वहाँ पहुँची। देखिए, क्षमा सावंत जो हैं वो सिएटल सिटी काउंसिल में वहाँ मेंबर हैं और उनका जन्म हुआ था पुणे में, भारत में ही। कब? 1973 में, और भारत में ही पली बढ़ी। 1994 में इन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया। 1996 तक मुंबई में उन्होंने काम किया, बाद में वो अमेरिका चली गई और वहाँ पर उन्होंने इकोनॉमिक्स में PhD किया। उनकी माँ इतिहास और भूगोल की टीचर थी और बाद में स्कूल की प्रिंसिपल भी रहीं, रिटायर्ड हुई। उनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और जब वो छोटी थी ये, तभी इनके पिता की डेथ हो गई थी। लेकिन जब वहाँ रही मुंबई में, पुणे में, तो वहाँ उन्होंने देखा कि किस तरीके से जातिगत भेदभाव होता है समाज में। और फिर जब अमेरिका गई तब उन्होंने वहाँ भी इसको महसूस किया था। नवंबर 2013 में सिएटल सिटी काउंसिल की सीट जीतकर वो वहाँ पहुँची थी। ठीक है, सिएटल सिटी काउंसिल में। अब ये जो हुआ है वहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर जो उसके खिलाफ कानून बन गया है,
तो इसको लेकर बहुत सारे लोग समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग विरोध में बोल रहे हैं। समर्थन करने वाले लोगों का ये कहना है कि सामाजिक न्याय और समानता लाने की दिशा में ये बहुत ही अहम कदम है और जातिगत आधारित जो भेदभाव है वो तमाम धार्मिक सीमाओं और राष्ट्रीय सीमाओं इन सब का अतिक्रमण करते हैं और ऐसे कानून के बिना उन लोगों की सुरक्षा नहीं दी जा सकती जो जातिगत भेदभाव का सामना करते हैं। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये प्रस्ताव का मकसद दक्षिण एशियाई लोगों में, खासतौर पर भारतीय अमेरिकी जो हैं, उनका निशाना बनाना है। लेकिन एक बात तो है, जातिगत जो भेदभाव है वो है एक्चुअल में और वो लोगों को जूझना पड़ता है। ओके, तो ये हुआ है, ये सिएटल है, वहाँ पर ये नियम कानून बन गया है। इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में क्यों बता रहा हूँ। ये मुद्दा यूपीएससी हो, तमाम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, स्टेट के हो, उन सब में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको हो सकता है लिखना भी पड़े, लिखने को भी दिया जाए डिटेल में कि इस पर आप पॉइंट लिखें। ठीक है, इसलिए मैंने ये बताया। ओके, और तमाम दूसरे एग्जामिनेशन में भी महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये होगा कि अमेरिका में भारतीय मूल की कितनी आबादी है। तो देखिए, समाचार एजेंसी पीटीआई है, तो उसने अपनी जो रिपोर्ट जारी की जिसको तमाम अखबारों ने छापा है, उसके अनुसार अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे, उसके 2018 के आंकड़े हैं, उसमें ये उसका हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिका में भारतीय मूल के 42 लाख लोग रहते हैं। ठीक है, और जातिगत जो भेदभाव है उसको बहुत लंबे समय से अमेरिका में भी महसूस किया जा रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब में कहीं ना कहीं ये सब बरकरार ही है। तो इससे पहले दिसंबर 2019 की बात है, बोस्टन के पास एक ब्रांडिस यूनिवर्सिटी है, तो उसने अपनी गैर भेदभाव नीति में जाति को भी शामिल किया था और ऐसा वो पहला अमेरिकी संस्थान बना था। हालांकि तब से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम, कोलबी कॉलेज, ब्राउन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का जो उसके अलावा उसके जो तमाम ब्रांचेज हैं, तो वहाँ पर इस तरह की जो जातिगत भेदभाव है उसके खिलाफ भी कार्रवाई को लेकर नियम बनाए गए। ठीक है, 2021 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ऐसे उपाय किए थे। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, सवाल होगा कि भारत में जाति आधारित भेदभाव पर कब रोक लगी थी और उसको जुर्म बना दिया गया था, कब सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो देखिए, 1948 में भारत में जाति आधारित भेदभाव पर रोक लगा दी गई थी और 1950 में संविधान में भी ये नीति शामिल की गई थी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, लॉ कमीशन के बारे में। उससे पहले आपको बताऊं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का पीडीएफ अवेलेबल है, पिछले साल के भी और इस साल के भी, और वो आप प्राप्त कर सकते हैं 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। मेंबरशिप पर 50% डिस्काउंट चल रहा है, 199 में है अभी, और 1 साल तक आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। इसके अलावा मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का एवरी संडे को होता है और मंथली भी आयोजित होता है मॉक टेस्ट करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए। जितने एग्जामिनेशन है वो सबकी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है ऐप पर, और जो बुक है उस पर छूट भी मिल रही है अच्छी खासी। अमेजन पे भी ये छूट के साथ अवेलेबल है, आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। तो मेंबरशिप आप ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है और बताया भी गया है कि कैसे आप ऐप पर इन सबको ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? आंसर होगा 31 अगस्त 2024 तक। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई अभी हाल ही में, और उसी में ये फैसला लिया गया कि 22वें जो लॉ कमीशन है उसका कार्यकाल 1.5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसकी अवधि अब 31 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। ठीक है, इससे पहले कब समाप्त हो रहा था इसका कार्यकाल 22वें लॉ कमीशन का? 20 फरवरी 2023 को समाप्त हो गया था, और इसी वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया। कुछ काम इसको दिए गए थे वो पूरे नहीं हुए अभी, तो इस वजह से 1.5 साल का एक्सटेंशन दिया गया। 22वें लॉ कमीशन का गठन कब हुआ था? 21 फरवरी 2020 को। 3 साल के लिए इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन है? जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। फोटोग्राफ देख रहे हैं आप
क्या नाम है इनका? जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी। सवाल है क्यों बढ़ाया गया कार्यकाल? देखिए, कार्यकाल को बढ़ाने की कुछ वजह क्या क्या है? तो आयोग को ना अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने और उनको निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व दिया गया था। और केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अभी हाल ही में राज्यसभा में ये कहा था कि समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिटीजन लॉ, उसका मसला 22वें विधि आयोग के द्वारा विचार करने को कहा गया है, मतलब बताया गया है। और ये संभावना जताई जा रही है कि इसी वजह से यानी समान नागरिक संहिता को लेकर वो कुछ सुझाव देंगे और ये आयोग सुझाव देगा सरकार को, तो इसी के मद्देनज़र 1.5 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लॉ कमीशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखिए, कानूनी विषयों पर महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए सरकार ज़रूरत के अनुसार, आवश्यकता अनुसार आयोग का गठन करती है। ओके, और ये 22वां लॉ कमीशन है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन बन गए? यानी DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। आंसर होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। इनकी नियुक्ति का फैसला केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किया है। कौन हो गए हम? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ये जो पद होता है वो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका ये प्रमुख पद होता है। कौन सा पद होता है? क्या नाम है पद का? तो DCGI। ठीक है, तो 28 फरवरी 2025 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। इनकी विशेषज्ञता फार्मास्यूटिकल इनोवेशन के क्षेत्र में है। बहुत सारे पेटेंट इनके नाम पे हैं, 250 से ज़्यादा, और 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके द्वारा पेटेंट किए हुए मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सवाल हुआ कि DCGI का काम क्या होता है? तो दवाओं के लिए राष्ट्रीय संदर्भ में मानक तैयार करना, दवाओं के निर्माण, विक्रय यानी बेचना, आयात, वितरण, निर्माण, इन सब का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्थापित करना, और जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट हैं उनका रेगुलेशन करना, मतलब वो कैसी हैं, उनकी गुणवत्ता वगैरह पर ध्यान देना, तो ये सब काम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गलवान घाटी के बाद पहली बार बॉर्डर मुद्दे पर चीन में किस तरह की 26वीं फिजिकल मीटिंग हुई? फिजिकल मतलब आमने सामने। ठीक, एक वर्चुअल होता है जो कोरोना के बाद से लगातार हम लोग देख रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग है। ये फिजिकल मीटिंग है जो कि गलवान घाटी के जो हिंसा हुई थी उसके बाद ये अब मीटिंग हुई है। तो 26वीं ये फिजिकल मीटिंग है, तो जिसमें भारतीय राजनयिक शामिल हुए हैं। तो कौन सी है, इसका नाम क्या है? आंसर होगा इसका WMCC। फुल फॉर्म क्या है इसका? WMCC का। और हाँ, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। ठीक है, WMCC का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म मेरे बगल में लिखा हुआ है। क्या होता है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 26वीं ये मीटिंग है। ठीक है, तो 3 साल बाद ऐसा पहली बार है जब WMCC की फिजिकल मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया की ओर से कौन गए हैं? तो भारतीय विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी हैं पूर्वी एशिया शिल्पक अम्बुले, तो वहाँ बीजिंग पहुँचे और देखिए ये बातचीत चल रही है। देखिए, जुलाई 2019 के बाद ऐसा पहली बार है जब WMCC की मीटिंग में दोनों देशों के जो अधिकारी हैं वो आमने सामने मिले। अब तक वर्चुअल मीटिंग कई बार हुई है, करीब 11 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन वर्चुअल मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकला। अब जो मीटिंग होने जा रही है उसमें माना जा रहा है कि इससे कुछ हासिल होगा, बातचीत हो रही है। ठीक है, मैप में देख लेते हैं एक बार कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो कितना बड़ा है और कितनी इसकी सीमा है। तो 3488 किलोमीटर, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से देख रहे हैं आप। ठीक है, ये, और यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC। ओके, कितनी सीमा है भारत चीन के बीच में, कितनी लंबी? 3488 किलोमीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग
उसके 62nd सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर होगा इंडिया। ठीक है, और न्यूज़ आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन एयर पे। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे इस आयोग को? यूएन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट। ये आयोग यूनाइटेड नेशंस का जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है ना, इकोसॉक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका एक हिस्सा है और भारत की ओर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अब इसकी अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, कौन है? रुचिरा कंबोज। ओके, तो एक महत्वपूर्ण बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को बांग्लादेश ने विश्व मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया है? आंसर होगा डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र। वो भारतीय शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, तो उन्होंने ही ये अवार्ड इनको दिया है। किनको? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब आयोजित होता है? 21 फरवरी को, 21 फरवरी को। तो उसी दिन ये अवार्ड दिया गया है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का जो विचार था वो बांग्लादेश की ओर से ही आया था। अच्छा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। एक सवाल आपसे, बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? नए प्रेसिडेंट का नाम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। कल भी मैंने सवाल पूछा था लेकिन कुछ ही लोगों ने जवाब दिया था। तो रेगुलर करंट अफेयर्स अगर देख रहे हैं तो ये सब जानना ज़रूरी है। ओके, तो बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट कौन है? कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखिए। वैसे मैं पीडीएफ में, जो डेली का पीडीएफ फ्री होता है, तो उस पीडीएफ में मैं इस बात को बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय मूल के किस इंजीनियर सह फोटोग्राफर उन्होंने नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीत लिया है? आंसर होगा कार्तिक सुब्रमण्यम। ठीक है, कार्तिक सुब्रमण्यम, तो उनको ये अवार्ड मिला है और ये रहे कार्तिक सुब्रमण्यम। और उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ खींचा था, कई फ़ोटोग्राफ खींचे थे, उनमें एक इम्पॉर्टेंट था डांस ऑफ द ईगल्स, ये वाला, और इसी के लिए उनको अवार्ड मिला है। अलास्का में उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ लिया था। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कोरोना महामारी जब हुई थी 2020-21 के दौरान, तो उन्होंने उस दौरान सैन फ्रांसिस्को में अपने घर पर रहने के दौरान फिर फ़ोटो खींचना शुरू किया था और शौक उनका पैशन बन गया। अब तो आखिरकार उन्होंने ये इतना बड़ा अवार्ड भी जीत लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? सेंट्रल एक्साइज डे। आंसर होगा 24 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि इसी दिन यानी 24 फरवरी 1944 को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम कानून बनाया गया था। ठीक है, और फिर आज़ादी के बाद इसको लागू रखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2023 के बारे में। ठीक है, यहाँ मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये अवार्ड वो नहीं है जो सरकार देती है। ये दादा साहब फाल्के के नाम पर एक संगठन बना हुआ है, वो इसे आयोजित करता है, वो अवार्ड देता है दादा साहब फाल्के के नाम पर। अब चूँकि मामला ये है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड इस देश का सबसे बड़ा अवार्ड है जो केंद्र सरकार देती है, भारत सरकार देती है, और उसी के नाम से एक अलग अवार्ड है, डुप्लीकेट अवार्ड कह दीजिए, तो इसकी वजह से इसको चर्चा मिल जाती है, लेकिन ये डुप्लीकेट अवार्ड कहिए इसको। ठीक है, ओके, तो इसके कई बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल्स है, फिल्म ऑफ द ईयर RRR, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, क्रिटिक बेस्ट एक्टर वरुण धवन, क्रिटिक बेस्ट एक्ट्रेस विद्या बालन, बेस्ट डायरेक्टर R बाल्की, बेस्ट सिनेमेटोग्राफर PS विनोद को मिला अवार्ड, मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का अवार्ड मिला है मनीष पॉल को, और बाकी अवार्ड ये देख रहे हैं आप। ठीक है, हालांकि अब तक मुझे कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं मिला जिसमें इस अवार्ड के बारे में पूछा गया हो। ठीक है, ये हमें तो लगता है ये डुप्लीकेट अवार्ड है। ठीक है, डुप्लीकेट अवार्ड मतलब केंद्र सरकार के द्वारा इतना प्रतिष्ठित दिया जाने वाला अवार्ड यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड के नाम पर इस अवार्ड को चलाया जा रहा है, इसलिए लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया। ठीक है,
और इसमें जो विनर होते हैं उनमें से कुछ लेके चले आते हैं, देखो हमें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया है, जो कि एक्चुअल में ये एक अलग संगठन है, मुंबई का एक ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन अब चूँकि दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा हुआ है तो इसलिए ये बड़ा रूप बना हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये था टोटल करंट अफेयर्स आज का। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेंबरशिप के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। ओके, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।